गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में से गूंगे कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रांगे राघव। रांगे राघव ने किस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से गूंगे नामक शीर्षक देके इस कहानी को, जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लोग होते हैं उनके प्रति समाज में फैली जो संवेदनहीनता है उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसे लोगों को अपने दैनिक जो कार्य व्यवहार हैं या जो कार्य प्रणाली है, आजीविका कैसे वो चलाते हैं, तो कितनी विविध प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनके लिए कितनी कठिनाई भरा दौर होता है और किस तरह की परिस्थितियां उनके इर्द गिर्द होती हैं या लोग जो है उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसी के साथ वह बोलते हैं कि उन्हें समाज का अंग मानकर संवेदनशील व्यवहार करने के लिए वो प्रेरित करते हैं इस कहानी के माध्यम से। और वो कहते हैं कि हम कितने संवेदनहीन हो जाते हैं, यानी हम सब जानते हैं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील ना होकर संवेदनहीन हो जाते हैं। लेखक ने उन लोगों को भी गूंगा बहरा कहा है जो धर्म, राष्ट्र या जो व्यक्ति है उसके प्रति घृणा से छटपटाते हुए किस प्रकार से किसी चीज़ की ओर ध्यान नहीं देते हैं। यूँ कहें तो हम देखते हैं कि समाज में व्याप्त जो अहिंसा है या दुष्कर्म है, हम किस प्रकार से उनकी तरफ कुछ कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं पाते हैं। हम कुछ व्यक्त करना चाहते हैं या हम सहयोग करना चाहते हैं या हम उन चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाना चाहते हैं, पर हम आवाज़ नहीं, किसी भी कारणवश हम आवाज़ नहीं उठा पाते, हम वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आधारित एक छोटी सी कहानी रची गई है गूंगे के माध्यम से। इन सभी संवेदनशील तत्वों को इस कहानी में दर्शाया गया है। तो कहानी आरंभ करने से पूर्व हम रांगे राघव के बारे में, यानी इसके लेखक के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। उनके जीवन और साहित्य से जुड़ी हुई कुछ बातों पर विचार कर लेते हैं। रांगे राघव जो हैं वो बहुत अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार रहे हैं, यानी उन्होंने जो कथाएं लिखी हैं या कहानी लेखन किया है वो आंचलिक रूप में किया है। आंचलिक यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के रूप में, यानी जो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, गांव होते हैं, वहाँ की एक जो जुड़ी हुई जड़ें होती हैं वहाँ से जुड़ी हुई आंचलिक भाषा में वो लिखते हैं। उनकी माँ कन्नड़ भाषा जानती थी और पिता तमिल जानते थे, और जो पूर्वज थे यानी दादा परदादा थे उनके, वो बालाजी मंदिर के पुजारियों में से एक रहे हैं। लेकिन उनके पिता जो हैं वो कैसे किस प्रकार से वहाँ आगे बढ़े और धीरे धीरे पीढ़ियों दर पीढ़ी वो भरतपुर में आकर कस्बे में बस गए थे। उनकी जो शिक्षा है वो अधिकांश रूप से आगरा में हुई है। इसी के साथ रांगे जो हैं वो जयपुर जाकर भी बसे हैं, तो यानी बहुत से स्थानों का भ्रमण उन्होंने किया है। इसके साथ 1962 में उनका देहावसान हो गया था। संस्कृत, ब्रज, हिंदी भाषा के पंडित रहे हैं रांगे राघव, यानी इन्हीं भाषाओं की मिली जुली जो समष्टि है वो इनकी काव्य रचनाएं, इनके लेखन कौशल, इनकी कहानियों में तरह तरह से दिखाई पड़ती है। इनकी जो कहानियां हैं वो सामाजिक क्रांति का विचार रखती हैं, यानी समाज में क्रांति लाना, एक ऐसा आंदोलन छेड़ देना, एक ऐसी भाव को प्रकट करना जो इससे पूर्व अधिकतर लेखकों में नहीं दिखाई पड़ता है। तो अंतर विरोधों का चित्र खींचा जाता है इनकी कहानियों में, यानी भारतीय समाज में किस प्रकार का फ्लक्चुएशन है या किस प्रकार से अंतर विरोध है मानसिकता में, कि दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, मन में भीतर कुछ और है। इस तरह की जो मिली जुली सोच है उसका वर्णन इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। रांगे राघव जो हैं वो एक कुशल कथाकार रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी कहानियों में हर तरह का स्वर दिखाई पड़ता है। दर्जनों उपन्यास और कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जो समाज, राजनीति या संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। मानवीय जो पहलू हैं या मानव के जो स्वरूप है, तरह तरह से उसका व्यवहार है और मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो उनके काव्य में दिखाई पड़ता है, ह्यूमैनिटी दिखाई पड़ती है। कहानियों में उनका जो कहानी साहित्य रहा है उसमें सामाजिक जागरूकता और नव चेतना दिखाई पड़ती है, यानी उनकी कहानियाँ जो हैं वो किस प्रकार से समाज को एक जागरूक बनाने के लिए या नव चेतना, जागृति उनमें लाने के लिए कि वो हर उस विषय पर विचार करें जो समाज को तोड़ता है, या समाज की जो कमियां हैं उनको उजागर कर उनकी एक समाधान की ओर
वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक शोषण के रूप में हो। इसके साथ ही उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, इन सारे जो शब्दावली है, ये जो शब्द हैं, सटीक रूप से प्रयोग हुआ है। धरती मेरा घर, गरोड़िया, लहुरे में इनकी जो भाषा है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये किस प्रकार से एक क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए शब्द हैं। तो तरह तरह की शब्दावली का मिश्रण, यानी उन्हें बहुत ज्ञान था, भाषाओं की अधिक स्पष्टता उनके काव्य व उनकी रचनाओं या उनकी उपन्यास कहानियों में दिखाई पड़ती हैं। और संवाद शैली में वो लिखते हैं, अधिकतर जो चीज़ें उनमें दिखती हैं यानी हमें बातचीत के रूप में दिखाई पड़ती है। उनकी जो कहानियाँ हैं वो संवाद शैली में लगती हैं कि संप्रेषण हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, इस रूप में वो सामने आती हैं। तो इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र इस प्रकार हैं: गूंगा, चमेली, चमेली के पति, उसकी संतानें बसंता और शकुंतला। इसके साथ ही गूंगे की जो दर्दनाक दशा है, जो चमेली देख नहीं पाती है और उसे अपने घर पे नौकरी देती है, और एक उदार और दयालुता जो है उसका स्वभाव यहाँ दिखाया गया है। तो मानव की तरह तरह के स्वभाव, उनका जो स्वरूप है, विविधता है उसके स्वरूप और स्वभाव में, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। जो मानसिक रूप से मानव कमज़ोर है, यानी आज के समय में मनुष्य कितना मानसिक रूप से कमज़ोर है कि वो जो कुछ कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है। और गूंगे कहानी के माध्यम से एक पक्षपात को दिखाया गया है कि हम किस प्रकार से चुप हो जाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस कहानी का मुख्य बिंदु, जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि जो शोषित मानव की असहायता है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। साथ ही मूक भाव से जो अत्याचार जिस प्रकार से गूंगा यहाँ सह लेता है इस कहानी में, और विरोध, कभी कभी वो विरोध करता है तो कभी कभी बहुत सी चीज़ें सह लेता है। और गूंगे का जो परिश्रम है, यानी कमा कर खाना, किसी से भीख नहीं मांगना, और एक मार्मिक जो शोषित पीड़ित समाज है उसका एक मार्मिक चित्रण किया गया है, यथार्थ चित्रण किया गया है। जो हूबहू चित्रण हम समाज में देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता है, वो किस प्रकार से अपने आप को साबित करते हैं, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो गूंगा के जिस प्रकार कहता है, मार खाता है, और इसके साथ ही वो रोता है, और उसको घृणा का पात्र भी समझा जाता है कि कोई उसके आसपास नहीं रहना चाहता है। तो इस तरह की जो परिस्थिति है या समाज में छटपटाहट है कि लोग नहीं बोल पाते हैं, और किस तरह का व्यवहार इन लोगों के प्रति हम करते हैं, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो चलिए अब हम कहानी का पाठ का सार पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, और इसे विस्तारित रूप में समझते हैं कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो किस और चोट करते हैं, या समाज की किस विषमता को, विडंबना को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कहानी के आरंभ में जो गूंगा बालक है, उसको जो महिलाएं बुलाती हैं, यानी दो महिलाएं, चमेली और उसके साथ एक महिला जो बाजार में घूम रही होती है, वो उस गूंगे को बुलाती हैं और उसके गूंगेपन से द्रवित हो उठती हैं। यानी जब वो उस गूंगे को देखती हैं तो उनका मन जो है वो भाव विभोर हो जाता है, उदार दृष्टि से देखती हैं वो उसकी ओर। तो एक संवेदनशीलता उनके मन में आ जाती है, वह गूंगे की अभिव्यक्ति, कला, कौतूहल जो है उसमें पड़ जाती है। तो गूंगा जो है, उसकी जो किस प्रकार से वो अपनी बात को कह रहा है या दर्शा रहा है अपने हाव भाव से, तो वो उनको छू जाती है, चमेली और उसकी मित्र को, उसकी सहेली को, जो उनके साथ बाजार में जा रही होती है। गूंगा इशारे से बताता है कि उसकी, जब उससे पूछा जाता है, यानी चमेली पूछती है उससे कि तुम क्या करते हो, तो वो इशारे से बताता है कि उसकी माँ की और पिता की मृत्यु के बाद उसे छोड़कर चली गई। उसे जिन्होंने पाला है वे उसे बहुत मारते थे। सभी औरतें करुणा से भर जाती हैं, यानी जो औरतें वहाँ खड़ी हैं वो करुणा से भर जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। चमेली उनके हृदय की यातना को अनुभव करती है, चमेली भी सुनती है, तो उसकी जो दुख या तकलीफ है गूंगे की, उसको समझने का प्रयास करती है। सुशीला यानी जो दूसरी मित्र है, वो कहती है, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा किससे पूछा, यानी गूंगे से पूछा, क्या खाता है, कहाँ से मिलता है। वह इशारे से बताता है, गूंगा इशारे से बताता है कि हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है,
कपड़े धोए हैं। वह सीने पर हाथ मारकर इशारा करता है। हाथ फैलाकर कभी नहीं भीख मांगी उसने, मेहनत का खाता हूँ। यानी जब अपने सीने पर हाथ मारता है तो इससे वो इशारा करता है, इशारे के भाव से अपनी मेहनती जो व्यक्तित्व है उसे दर्शाता है और बताता है कि मैं हाथ फैलाकर नहीं खाता हूँ, मैं अपनी मेहनत से कमाकर अपनी जीविका को यापन करता हूँ। चमेली की आंखों में पानी भर आया। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। गूंगा सारी बातें समझ रहा था, वह सभी काम कर लेता था, ऐसा बताता है। चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने स्वीकार करते हुए पूछा, क्या देगी, खाना? चमेली ने 4 उंगलियां दिखाकर इशारा किया। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर कहा, तैयार है, 4 रुपए। यानी जब चमेली ने उसे 4 उंगलियों का इशारा किया, उंगलियां दिखाई, तो वो समझ गया कि 4 रुपए मिलेंगे और साथ में भोजन। सुशीला कहती है कि तुम पछताओगी, भला यह क्या काम आएगा तुम्हारे। गूंगा उसके यहाँ रहने लगा। किसके यहाँ? चमेली के यहाँ। अब घर नहीं जाता था, घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था। तो गूंगे का किस प्रकार का अतीत रहा है, यानी किस प्रकार उसकी माँ जो है वो उसके पिता की मृत्यु के बाद भाग जाती है और उसकी जो बुआ है और जो फूफा है वो उसे मारा करते थे, तो वो वहाँ से घर से भाग जाता है और किस प्रकार से आगे जाकर उसे चमेली जो है वो काम देती है। जब वो बाजार में उसकी बात सुनती है और उसे कमाने के लिए कहती है कि कुछ कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नौकरी देती हूँ। वे उसकी कमाई चाहते थे। कौन? उसके बुआ और फूफा। यहाँ उसे बच्चे चढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। कितने ही बच्चे उसे चढ़ाते हैं, गूंगे को तरह तरह की शक्लें बनाते हैं, पर वह कभी नाराज नहीं होता। एक दिन चमेली ने पुकारा, गूंगे। गूंगा घर में नहीं था, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। चमेली सोचने लगी, हमारे घर को अजायब घर का नाम मिल गया है। उसे आश्चर्य दिया है, क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। और जब बच्चे खा कर उठ गए तो एकाएक द्वार पर गूंगा खड़ा नजर आया। उसने इशारा किया कि वह भूखा है। चमेली क्रोध से भरती हुई बोली, काम तो करता नहीं भिखारी, और उसकी रोटियां फेंक दी। किंतु गूंगा खड़ा रहा, उसने रोटियां छुई तक नहीं। दोनों चुप रहे। थोड़ी देर के बाद उसने रोटियां उठाकर खाना शुरू कर दिया। जब गूंगा खा चुका था तो चमेली ने कठोर स्वर में पूछा, कहाँ गया था? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी चमेली ने उसकी पीठ पर एक चिमटा जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं, उसने अपराध भाव सह लिया। चमेली की आंखों में आंसू निकल आए। तब गूंगा रो पड़ा। फिर वह बार बार भाग जाता और वापस आ जाता। चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी। यह ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। तो किस प्रकार हमने देखा कि गूंगा, क्योंकि वो एक जगह टिककर नहीं रहता था, तो जब चमेली के घर पर भी वो काम करने लगा तो सब बच्चे वहाँ भी उसे चिढ़ाया करते थे, गली मोहल्ले के बच्चे भी। और किस प्रकार से वो जो है एक दिन भाग गया और चमेली क्रोधित हो जाती है और तरह तरह के अपशब्द उसके बारे में कहती है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो उसे खाना नहीं देती है और रोटियां उसकी ओर फेंक देती है। तो जो गूंगा है वो रोटियां नहीं उठाता है और बाद में चमेली उसे पीटती है, और जब वो देखता है गूंगा कि चमेली की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तब गूंगे की आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं। तो इसी तरह जो चमेली है, क्योंकि चमेली के घर वाले भी उसे कहा करते थे कि तुम किस तरह इसे उठा लाई हो, तुमने इस पे इतनी मेहरबानी की है, तो उसके पति, उसके बच्चे भी तभी कभी कभी उसे यह ताना दे दिया करते थे। तो यह सुनते हुए चमेली को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी चमेली का किस प्रकार से गूंगे के प्रति एक उदार भाव दिखाई पड़ता था। फिर आगे क्या होता है कि एक बार बसंता ने गूंगे को चपत लगा दी, तो गूंगे का हाथ उठा पर उसने रोक लिया। वह रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चमेली आई तो उसकी समझ में नहीं इतना आया कि खेल खेल में बसंता ने उसे मार दिया है। बसंता ने माँ से कहा कि गूंगा उसे मारना चाहता है। चमेली ने गूंगे को दंडित करने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चमेली को ऐसा लगा कि उसके बेटे ने ही उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह सोचती है कि कहीं उसका बेटा भी गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। उसके हृदय में ममता भर आई। वह रोटी बनाती हुई सोचने लगी कि बसंता को दंड मिलना ही चाहिए था। इस अधिकार को जताने के लिए गूंगे ने उसका हाथ पकड़ा था।
उसे लगता था कि गूंगा बहुत तेज है। गूंगे की आंखों में अभी भी उसके पक्षपात के प्रति तिरस्कार भाव था। गूंगे को खाना खिलाकर चमेली ने उससे कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? वह चुप रहा। उसने सिर झुका लिया और चमेली उसे दंडित ना कर अपराध स्वीकार कराना चाहती थी। वह उसकी ओर इशारा करके बोली कि वह घर से निकल जाए। दंड से काम नहीं कर सकता, काम तो चलेगा नहीं, तो इसीलिए रहना है तो ठीक से रहे, नहीं तो सड़क पर जाकर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए। मगर गूंगा जैसे समझा ही नहीं, बड़ी बड़ी आंखें फाड़े देखता रहा। चमेली आदेश में चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं रखना है हमें यहाँ, जा तू इसी वक्त निकल जा यहाँ से। लेकिन मंदिर की मूर्ति की भांति वह जड़ रहा, कुछ ना बोला, केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। उसे अचरज और अविश्वास हो रहा था। तो अब तक हम देख रहे हैं कि कहानी में किस प्रकार से जो बसंता है वो गूंगे को थप्पड़ लगाता है और उस पर हाथ उठाता है, और गूंगा आगे से हाथ उठाने लगता है पर खुद को रोक लेता है, और बसंता जो है रोने की आवाज़ निकाल कर रोता हुआ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि किस प्रकार से गूंगे ने उसे मारा। और आगे जो चमेली है वो गूंगे को दंड देने के लिए आती है, तो गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है। तो चमेली को लगता है कि उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन बसंता को वो कोई दंड नहीं देती है। हालांकि वो जानती है कि किसने क्या किया है, खेल खेल में बसंता ने ही गूंगे पर हाथ उठाया है, लेकिन वो ऐसा पक्षपात करती है। वो सोचती है कि गूंगा बोल नहीं सकता, वो अपनी जो उसने नहीं किया है, अपना जो अपराध ही नहीं उसने किया, उसका दंड वो भोग रहा है, और उसके प्रति उसने कोई सम्मान भाव नहीं किया, न्याय नहीं किया उसके साथ। अपने पुत्र को उसने नहीं डांटा गूंगे के चलते। तो इस प्रकार का तिरस्कार भाव जो है वो गूंगे की आंखों में उसे दिखाई देता है। तो चमेली को अब लगता है कि उसे निकाल देना चाहिए घर से। तो वो तरह तरह से बहाने बनाती है कि तूने चोरी की है, यह सब देखकर कि तुझे जाना है तो अब तुम सड़कों पे जाकर, यहाँ रहना है तो सही से रहो, नहीं तो सड़क पर जाकर सो, वहीं का खाना खाओ। इस तरह की खरी खोटी वो उसे सुनाती है। तो लेकिन जो गूंगा है वो सीधा चुपचाप बिल्कुल खड़ा रहता है और समझ जाता है कि जो मालकिन है वो नाराज़ है और उसे घर से जाने के लिए कह रही है, और उसे इस बात पर अविश्वास रहता है। वो लगातार उसे देखता रहता है। चमेली ने उसका हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और घर से बाहर धकेल दिया। किसे? गूंगे को। गूंगा धीरे धीरे चला गया। 1 घंटे के बाद चमेली के दोनों बच्चे शकुंतला और बसंता चिल्ला उठे। गूंगा खून से लथपथ कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। उसका सर फट गया था और खून से भीग रहा था। गूंगा सड़क के बच्चों से पिटकर आया था। वह गूंगा होकर भी किसी से दबना नहीं चाहता था, इसलिए पिटा था। तो वो क्या चाहता था कि उसे लोग किस प्रकार से, वो बाहर गया, उसे बाहर निकाल दिया गया, फिर भी उसने बच्चों के सामने हार नहीं मानी, बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। वो उनसे पिट कर आ गया, लेकिन फिर भी वो चमेली की दहलीज पर आकर वहाँ बैठ गया। चमेली हतप्रभ होकर देख रही थी, मानो इस मूक अवसाद में युगों की उसकी जो पीड़ा है वो गूंज रही हो। चमेली सोच रही थी, अनेक रूपों में गूंगे संसार में हैं, ये कहना तो चाहता है मगर कह नहीं पाता। उसकी जो आवाज़ है वो न्याय और अन्याय को समझकर भी अन्याय का विरोध नहीं कर पाती। चमेली सोचती है कि आज सारे मनुष्य गूंगे हो रहे हैं। लोग समाज, राष्ट्र, धर्म, व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से छटपटा रहे हैं। घर फिर भी कृत्रिम सुख का छलावा उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है। कि किस प्रकार का सुख, अगर चमेली है वो उसके साथ न्याय कर सकती थी, गूंगे को किस प्रकार से उसको न्याय दे सकती थी, बसंता को डांट सकती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती है और केवल अपने पुत्र का साथ देती है। गूंगे ने किस प्रकार से इतना कुछ सहने के बाद भी वो कभी भी पीछे नहीं हटा। वो फिर भी अन्याय के खिलाफ वह बोल नहीं पाता था, लेकिन अपनी आंखों से, अपनी अनुभूति से, अनुभव से या अपने व्यवहार से वो ये बता देता था कि वो किस प्रकार से, कौन सी चीज़ न्याय है और कौन सी अन्याय, या कौन सी सही है और कौन सी गलत। इसका जो स्वरूप है वो गूंगे के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता था। लेकिन जिन लोगों के पास जुबान है, जिन लोगों के पास इस प्रकार की कोई कमी नहीं है,
फिर भी वह कितने ही अन्याय और कितने ही चीज़ें सहन कर लेते हैं और कितनी ही चीज़ों के प्रति मूक हो जाते हैं, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है कि समाज में, राष्ट्र में ऐसे बहुत से गूंगे हैं जिनके पास आवाज़ होते हुए भी वह किसी परिस्थिति में किसी के भी प्रति न्याय और अन्याय का भाव देखते हुए भी वह आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो किस प्रकार से आज हमने रांगेर राघव द्वारा रचित कहानी गूंगे के माध्यम से, उसके छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, समाज में व्याप्त जो शोषित पीड़ित वर्ग है, हम उसके प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं, यह किस प्रकार की विडंबना है समाज की कि इन लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता जा रहा है। सभी लोग मूक होते जा रहे हैं। अपंग होते हुए भी जो व्यक्ति अपंग है वो फिर भी अन्याय और न्याय का फर्क समझ पा रहा है, उसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, लेकिन जो व्यक्ति बोल सकता है, चल सकता है, रोक सकता है इन चीज़ों को, वह इसके प्रति कोई कदम नहीं उठाता है। तो इस तरह की एक जो सामाजिक विडंबना की और सामाजिक जो हमारी संस्कृति है या सामाजिक स्वरूप है उसकी और यथार्थवाद के रूप में या यथार्थ स्वरूप में लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।